हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं, जिसका नाम है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। चलिए शुरू करते हैं कि डीएनए का खोज कैसे हुआ। ठीक है, और डीएनए आखिर है तो क्या है, डीएनए की आकृति क्या होती है, डीएनए कैसी मॉडल संरचना होती है, सभी को बारी बारी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो ये इसका खोज फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 ईस्वी में केंद्रक के बीच में खोज की है। केंद्रक से पाया उन्होंने। ठीक है, किस में से पाया, तो केंद्रक से पाया। यानी न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिस्टर ने केंद्रक से निकाला 1869 ईस्वी में। और ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये दो प्रकार का होता है, और केंद्रक जो होता है सभी जीवधारियों में पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। डीएनए का पूर्ण रूप कहे तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए का होता है न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, इसका शॉर्ट रूप होता है एनए, यानी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए में कौन शर्करा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए में कैसी शर्करा होती है, तो डीएनए में डी यानी शर्करा जो होती है डीऑक्सीराइबोज, डी का मतलब डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। फिर उसी तरह आरएनए में कौन शर्करा होती है, तो राइबोज शर्करा होती है। डीऑक्सी में पूछेगा, डीएनए में तो क्या होता है डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में खाली कहेगा तो शर्करा राइबोज होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज यानी न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है डीऑक्सी, ये उपस्थित कहाँ कहाँ होता है, जो डीएनए जो होता है उपस्थित कहाँ होता है, मुख्य रूप से केंद्रक में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक में। केंद्रक के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है, और कुछ मात्रा ये हरित लवक में भी उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है ये कहाँ कहाँ उपस्थित होती है, तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ठीक है, हरित लवक है, ठीक है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये केंद्रक है और ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, और केंद्रक का खोज किसने किया। ठीक है, डीएनए जो होता है, डीएनए एक प्रकार का बहुलक है। क्या है, ये बहुलक है, पॉलीमर है, बहुलक है। तो ये किसका बहुलक है, तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किसका है, तो ये शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक और प्लस फॉस्फेट का ये क्या है, बहुलक। ठीक है, अगला पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो पॉलीथीन जो है एथीन का बहुलक है। और उसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन किसका बहुलक है। क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीन किसका बहुलक है, तब प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल का एक महत्वपूर्ण बहुलक है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे डीएनए। ठीक है, इसका मॉडल यानी कैसी मॉडल होती है। ठीक है, तो देखिएगा डीएनए इसका पूर्ण रूप मैंने जैसे कि बता दिया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए इसका शॉर्ट फॉर्म है, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इसका जो खोज हुआ था, इसका जो मॉडल हुआ था वो हेलिक्स मॉडल है। कौन मॉडल है, हेलिक्स मॉडल है। यानी इसको कह सकते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल संरचना होती है। डीएनए कैसी संरचना होती है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स मॉडल संरचना होती है। याद रखिएगा, डीएनए डबल होती है और आरएनए सिंगल होती है। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डीएनए कैसी मॉडल संरचना है, तो डबल हेलिक्स मॉडल संरचना, यानी हेलिक्स मॉडल यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, और डीएनए का जो खोज हुआ था, खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक कब खोज हुआ था, तो 1953 ईस्वी में खोज हुआ था। और इसी डीएनए के खोज के लिए वाटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि यहाँ पे मेंशन है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था 1953 में, और इसी खोज के लिए, इसी तकनीक की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज जो मिला वो 1962 ईस्वी में मिला। कब मिला, 1962 में। याद रखिएगा, खोज 1953 और पुरस्कार जो मिला 1962। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन बनता है
कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का खोज यानी डीएनए का संश्लेषण किसने किया। ठीक है, तो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण जो किया था उनका नाम है हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। याद रखिएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला के अंदर डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। याद रखना है क्वेश्चन को। इसमें एन एक चीज मेंशन हुआ है, एन का मतलब होता है, एन जो है इसका मतलब होता है नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन। और डीएनए में क्वेश्चन आता है कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसी तरह क्वेश्चन आता है कि आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, डीएनए में और आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो बिल्कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और चारों प्रकार का नाम क्या होता है, आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। क्या होता है, देखिएगा, एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा थाइमिन और चौथा साइटोसिन। लेकिन ये चीजें मेंशन जो है ये डीएनए के लिए है, और मैं आपको आरएनए में बताऊंगा कि एक इसमें से जो नहीं है वो कौन सा होता है। ठीक है, तब तक ये वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मैं इस तरह का बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के समक्ष इस चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो समझिएगा कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। याद रखिएगा, एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए के लिए। आगे समझते हैं कि डीएनए में जो होता है, एडेनिन जो होता है डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ता है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डीएनए का नाइट्रोजन क्षारक 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन जो होते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ता है। ठीक है, तो एडेनिन जो है डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ता है, तो आंसर हमारा होगा थाइमिन के साथ। किससे जुड़ता है, थाइमिन के साथ। शॉर्ट फॉर्म इसका देखिएगा तो एडेनिन ये डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा है, तो थाइमिन से जुड़ा है। ए फॉर एडेनिन और टी फॉर थाइमिन। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है डबल, ये डबल बॉन्ड का है, यानी द्विकुंडलित संरचना होती है जो डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, अगला है कि साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है और किस बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो साइटोसिन याद रखिएगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। किस बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा, साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ये चीजें समझ में आ गया। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। क्लियर, चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये जो जुड़ता है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्ट्रक्चर देखिएगा ऐसी होती है, जो क्रोमोसोम बनता है यानी गुणसूत्र बनता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में कितना जोड़ी गुणसूत्र होता है, कबूतर में कितना होता है, बिल्ली में कितना होता है, कौवे में कितना, तरह तरह के गुणसूत्र आप लोग याद किए होंगे। लेकिन गुणसूत्र का स्ट्रक्चर जो होता है तो ये एक धागे नुमा रचना होती है। कैसी रचना होती है, धागे नुमा रचना होती है। और देखिए ये आपको धागे नुमा रचना दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्रॉस बॉन्डिंग एरिया दिखाई दे रहा है जिसको यहाँ पे एक दूसरे को लग रहा है कि काट कर रहा है इस एरिया से इस एरिया से। लेकिन यहीं पे जो बनता है, यही जो चित्र होता है, यही होता है क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और ये गुणसूत्र जो होता है कैसे बनता है, तो गुणसूत्र बनने का एक ही कारण है कि जब डीएनए का खंड या टुकड़ा होता है तो उसी से जीन बनता है। क्या बनता है, यानी जीन कहे तो गुणसूत्र। ठीक है, तो डीएनए का खंड या टुकड़ा को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे डीएनए जो होता है ये टूटा हुआ है यहाँ पे जीन के रूप में, और यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बना दिया, यही क्या बन जाता है, जीन बन जाता है, जो डीएनए का खंड या टुकड़ा। यहाँ पे समझिएगा कि ये जो डबल हेलिक्स मॉडल संरचना होती है, देखिए एक ऐसी संरचना आ रही है और एक ऐसी है, दोनों डबल है कि नहीं है, डबल है। लेकिन इसके बीच में भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई दे रहा है, यानी एक दूसरे को काट रहा है ना। तो एक काट रहा है, लेकिन इसके बीच में एक छोटे छोटे आपको धागे जैसी रचना दिख रही है। लेकिन वो धागे जैसी रचना के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, डीएनए का एक टर्न की लंबाई जो होती है, यानी यहाँ से एक बार मुड़ा, फिर यहाँ से एक बार मुड़ा, एक बार मुड़ा, तो यही होती है डीएनए की लंबाई। और डीएनए की लंबाई जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और हम लोग जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। कितना होता है,
1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और ये जो चित्र दिया ना, ए पर 0 दिया गया, एक इसका चित्र है, तो ये है एंगस्ट्रम का। क्या है? एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम को क्या है? 10 के पावर 10 मीटर में वहाँ पर। चलिए, लेकिन इसके बीच में छोटी छोटी जो एक दूसरे के, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। याद रखिएगा, इस डीएनए के अंदर जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड्स होता है, और लगातार 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये रचना जो एक एक दिखाई दे रहा है ना, एक छोटा वीडियो में आपको छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो को बड़ा करके देख सकते हैं कि ये जो एक लाइन दिख रहा है, इस लाइन के बीच का जो दूरी है, ठीक है, ये 2 इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और इसके जो बीच की दूरी है इसको बोलते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न का लंबाई जो होता है ये 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, ठीक है। और यही डबल हेलिक्स मॉडल संरचना होती है डीएनए की स्ट्रक्चर। ये डीएनए से हम लोग का किस तरह का पता चल जाता है? आपके अपने माता पिता का जो भी गुणसूत्र डीएनए है, उससे पता करने के लिए बस थोड़ी सी चीज़ की आवश्यकता होती है, जो यही चीज़ें बताता है। यहाँ पे जो मात्र थोड़ा सा केंद्रक का जो भी टुकड़ा उसको मिल जाएगा, वहीं से जांच करके पता चल जाएगा। डीएनए एक ऐसी चीज़ है कि बाल से भी पता चल जाती है। आपके कपड़े के जैसे मेरे शरीर में एक कपड़ा है, तो इससे भी डीएनए अपना कैच कर लेता है, ठीक है। मतलब शरीर पे अगर हाथ रखना, चोरी का, बलात्कारी का, इस तरह का तरह के घटना होता है जिसका डीएनए टेस्ट कर लिया जाता है, तो ये सारे चीज़ डीएनए फिंगरप्रिंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये देखिए कितनी छोटी चीज़ें हैं, और ये पूरा चीज़ आपको डीएनए बता देता है। हम अपने माता पिता से कैसे मिलते हैं, उनका चेहरा और उनका डीएनए हमारे में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ आपको जांच से पता चल जाता है इस डीएनए के माध्यम से, ठीक है। तो आप समझ गए कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल संरचना होती है। डीएनए के एक टर्न की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितना होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। फिर यहाँ पे ये है क्रिस्पर तकनीक, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लीजिए। ये जो क्रिस्पर तकनीक होता है, इसको क्या कहते हैं? तो जीनोम एडिटिंग को ही क्रिस्पर तकनीक कहते हैं। जीनोम एडिटिंग को क्या कहते हैं? क्रिस्पर तकनीक कहते हैं। अब देखिए, ये आपके सामने एक डीएनए का है, यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए वर्सेस आरएनए, यानी डीएनए में और आरएनए में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए में और आरएनए में क्या अंतर है, इसके बारे में देखें। तो डीएनए का चित्र आपके सामने यहाँ पे भी है और वीडियो में वहाँ पे भी है, ठीक है। देख सकते हैं कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स मॉडल संरचना होती है। अभी मैंने बताया कि डीएनए का एक टर्न की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और डीएनए के बीच में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और उसमें एक और दूसरे यानी लगातार 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये डबल मॉडल संरचना होती है, ठीक है। और इसमें जो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी डी राइबोज शर्करा पाया जाता है। शर्करा में डीऑक्सीराइबोज यानी डीएनए होता है। चलिए अब देखिए, डीएनए में क्या होता है? 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। एक मैंने बताया एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन, और लास्ट वाला क्या बताया? थाइमिन, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि डीएनए में अलग होता है और आरएनए में एक अलग हो जाता है, बस एक का मिसमैच होता है, बाकी सारा चीज सेम होता है, ठीक है। तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। थाइमिन के स्थान पे इसमें जो है, इसमें भी नाइट्रोजन क्षारक कितने हैं? 4 है। एडेनिन सेम है, ग्वानिन सेम है, साइटोसिन सेम है, और थाइमिन के जगह पे क्या होता है? यूरेसिल हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? इसमें थाइमिन नहीं होकर के यूरेसिल, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ना होकर के क्या होगा? यूरेसिल होगा, याद रखिएगा। और देखिए ये सिंगल बॉन्ड, मैंने क्या लिखा कि ये सिंगल बॉन्ड रचना होती है, देख रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड, ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। और जो इसी से क्या होता है कि एंगस्ट्रॉम का पता वगैरह चल जाता है। और डीएनए वर्सेस आरएनए, इसमें राइबोज शर्करा होती है और इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। यही है डीएनए। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है,
डीएनए में थाइमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। अब आते हैं हम लोग ऊपर डीएनए का कार्य, डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए का वर्क क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आप लोग को, डीएनए जो होता है ये आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। क्या करता है, आनुवांशिक, एक वंश से दूसरे वंश में इसी डीएनए से पूरा एक्यूरेट पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग का मतलब अपने मम्मी पापा से हम लोग कैसे मैच कर रहे हैं, है कि नहीं। ये पूरा चीज़ क्या करता है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करने का काम किसका है, तो डीएनए का काम है। ठीक है, उसके बाद एक और काम है प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, तो डीएनए करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ये डीएनए से रिलेटेड है। अगर भी आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ छूटा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर इस पे पुनः एक वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष उपस्थित कर सकता हूँ। तब तक के लिए जय।